कहानी की शुरुआत अफगानिस्तान के सूखे और खुले मैदानों से होती है, जहां अमेरिकन आर्मी लंबे समय से लोकल विद्रोही कबीलों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही थी। उनका मकसद साफ था, इन लड़ाकों को हराकर पूरे इलाके पर अपना कंट्रोल बनाना। इसी मिशन के दौरान दो पायलट कैट और टेरी अपने फाइटर प्लेन से नीचे फैले रेगिस्तानी इलाकों की निगरानी कर रहे होते हैं। तभी अचानक उनके सिस्टम में मिसाइल अलर्ट बज उठता है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, आसमान से आती एक के बाद एक मिसाइल उनके दोनों विमानों को निशाना बना लेती है। किस्मत से क्रैश होने से ठीक पहले दोनों खुद को इजेक्ट कर लेते हैं। कुछ देर बाद टेरी बेहोश पड़ी कैट को होश में लाने की कोशिश करता है। उन्हें पता है कि वे अभी भी दुश्मन कबीले के इलाके में फंसे हुए हैं। तभी पीछे से एक स्थानीय लड़ाका आता है और टेरी पर गोलियां चला देता है। जब वो दोनों को मरा हुआ समझकर पास आता है, उसी पल कैट अचानक पलटकर हमला करती है और उसे ढेर कर देती है। वो जल्दी जल्दी फायर करते हुए उसके साथियों को भी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आखिर में एक दुश्मन बच जाता है। कैट की गोलियां खत्म हो चुकी होती है और उसे लगने लगता है कि अब शायद बचना मुश्किल है। तभी घायल टेरी अपनी आखिरी ताकत जुटाकर उस बचे हुए लड़ाके को मार गिराता है। मरते समय वो कैट से कहता है कि वो यहाँ से तुरंत निकल जाए, क्योंकि इस कबीले के और लोग जल्द ही पहुँचने वाले हैं। कैट आसपास पड़े हथियार और अपना रेडियो उठाती है। उसका एक ही लक्ष्य होता है, किसी तरह अपने मेन बेस से संपर्क कर अपनी लोकेशन भेजना, क्योंकि वो अब भी दुश्मनों के बीच फंसी हुई है। उधर पीछे बचे हुए लड़ाकों तक खबर पहुंच जाती है कि एक अमेरिकन पायलट अभी जिंदा है और उसी दिशा में भागी है। उनका लीडर सबको आदेश देता है कि उसे हर हाल में पकड़ना होगा। कई घंटों तक चलने के बाद दूर तक फैले सुनसान रेगिस्तान के बीच कैट को एक पुराना और टूटा हुआ बंकर दिखाई देता है। उसके भारी लोहे के दरवाजे पर रूसी भाषा में कुछ लिखा होता है और मोटी जंजीरों से उसे बंद किया गया होता है। वो अभी उसे देख ही रही होती है कि तभी वही विद्रोही समूह पीछे से पहुंच जाता है। गुस्से में उनका लीडर बंकर के गेट पर मिसाइल दाग देता है। धमाके से दरवाजा टूट जाता है। गोलियों की बारिश के बीच कैट समझ जाती है कि इतने लोगों से वो बाहर लड़ नहीं सकती, इसलिए वो फुर्ती से खुले दरवाजे के अंदर घुस जाती है, रास्ते में कुछ दुश्मनों को गिराते हुए। अंदर कदम रखते ही उसे एहसास होता है कि ये जगह कितनी गहरी और डरावनी है। लोहे की लंबी सीढ़ियां सैकड़ों मीटर नीचे अंधेरे में उतरती चली जाती है। ऊपर से दुश्मन भी अंदर घुसने लगते हैं, इसलिए कैट मजबूरी में नीचे उतरती जाती है। नीचे पहुंचकर उसके पास सिर्फ एक ग्लो स्टिक बचती है, जिसकी हल्की रोशनी में वो आगे बढ़ती है। चारों तरफ पुराने और जंग लगे कमरों में अजीब अजीब प्रयोगों के चैम्बर बने हुए होते हैं। चलते चलते वो एक लैब में पहुंचती है, जहां एक बहुत पुराना मानव कंकाल पड़ा होता है। आसपास फैले कागजों पर किसी गुप्त रिसर्च के नोट्स लिखे होते हैं। तभी कैट को समझ आता है कि ये जगह कभी सोवियत यूनियन की रही होगी। यहाँ वे दुनिया से छिपकर खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स करते थे, लेकिन 1990 के बाद सब कुछ छोड़कर इस बंकर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था, और आज इतने सालों बाद ये फिर से खुल गया है। कैट वहाँ से एक पुराना कैमरा उठाती है और आगे बढ़ती है। तभी उसे महसूस होता है कि विद्रोही भी नीचे तक पहुँच चुके हैं। वो अपनी ग्लो स्टिक फेंककर अंधेरे में छिप जाती है। कुछ ही पल में वे पुराने जनरेटर चालू कर देते हैं और बंकर में लाइट जल उठती है। रोशनी होते ही सबकी आंखें सामने का नजारा देखकर फटी रह जाती है। दूर दूर तक लोहे के कंटेनरों में अजीब जीव बंद होते हैं, ऐसे जीव जिनके शरीर इंसानों से कहीं ज्यादा बड़े और डरावने दिखाई देते हैं। सब लोग अभी उन कंटेनरों में बंद अजीब जीवों को घूर ही रहे होते हैं। तभी पीछे से कैट अचानक एक विद्रोही पर झपटती है, उसकी बंदूक छीन लेती है और गोलियां चलाते हुए वहां से भाग निकलती है। चारों तरफ फायरिंग शुरू हो जाती है। इसी अफरातफरी में एक गोली एक कंटेनर से टकराती है। अंदर से एक रहस्यमयी प्राणी बाहर गिर पड़ता है। सबको लगता है कि वो मर चुका है। कैट नीचे की तरफ भागते हुए एक लोहे की वेंट पाइप देखती है और खुद को उसमें घुसा लेती है। वो उसी संकरे रास्ते से चुपचाप आगे बढ़ती है। ऊपर विद्रोही अलग अलग वेंट्स को चेक करते रहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि वो किस दिशा में गई। पीछे एक आदमी उस गिरे हुए गंदे से दिखने वाले जीव को ढकने की कोशिश करता है। तभी वो प्राणी अचानक हिलता है और उठ खड़ा होता है। उसका साथी अंदर झांकता है और अगले ही पल वो अजीब जीव
उसे मार डालता है। डर के मारे वो आदमी दरवाजा बंद करके बाहर भाग जाता है। उधर कैट वेंट से निकलकर फिर से सीढ़ियों की ओर पहुंच जाती है और बंकर के मेन गेट की तरफ दौड़ने लगती है। तभी एक विद्रोही उसके पीछे आ जाता है। बचने के लिए कैट उसके ऊपर एक फ्लेयर फेंक देती है और फुर्ती से ऊपर की ओर भागती है। वो जैसे ही मेन गेट तक पहुंचती है, पीछे से वही आदमी फिर उठकर आता है और उसके पैरों को पकड़ लेता है। कैट कुछ समझ पाती उससे पहले ही पीछे से वही भयानक प्राणी आकर उस आदमी को खींच लेता है। कैट की सांसें थम जाती है। वो चीज देखने में किसी डरावने सपने जैसी होती है। घबराकर कैट बाहर निकलती है और बंकर के भारी दरवाजों को फिर से मोटी जंजीरों से बंद कर देती है ताकि वो जीव बाहर न आ सके। अब तक रात हो चुकी होती है। बाहर एक और विद्रोही उसे बंदूक के निशाने पर ले लेता है। वो गोली चलाने ही वाला होता है कि दोनों देखते हैं बंकर के दरवाजे के बीच से वही अजीब प्राणी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर विद्रोही डर के मारे भाग खड़ा होता है। कैट भी उल्टी दिशा में दौड़ पड़ती है। वो जितना हो सके उस जगह से दूर निकल जाना चाहती है। तभी किस्मत से उसकी टक्कर कुछ अमेरिकन सोल्जर्स की गाड़ी से हो जाती है। वे बताते हैं कि वे उसे ही रेस्क्यू करने आए थे। कैट उनके साथ गाड़ी में बैठकर आखिरकार अपने मेन बेस वापस पहुंच जाती है। घायल होने के बावजूद वो सीधे अपने लीडर फिंच से मिलने जाती है और बंकर की पूरी कहानी सुना देती है। कैसे वो जगह कभी सोवियत यूनियन की सीक्रेट लैब थी और वहाँ से अब खतरनाक जीव बाहर निकल चुके हैं जो जल्द ही दरवाजे की जंजीर तोड़ देंगे। लेकिन फिंच उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। उसे लगता है कि इतनी देर दुश्मनों से भागने और छिपने की वजह से कैट को भ्रम हो गया होगा। वो कहता है कि पहले लैब से मिले डाटा को चेक करेगा। कैट गुस्से में आ जाती है। उसका कहना होता है कि अगर वे जीव बाहर निकल आए तो किसी को नहीं छोड़ेंगे, इसलिए बंकर को तुरंत वही खत्म कर देना चाहिए। इसी बीच एक सोल्जर यूगो आकर बताता है कि उन्होंने उस विद्रोही को पकड़ लिया है जो पिछली रात उस जीव को देखकर भाग गया था। कैट इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाती है। वही विद्रोही कबीर भी बैठा होता है। कैट उससे कहती है कि उसने भी तो अपनी आंखों से उस प्राणी को देखा था, तो सबको सच बता दे। लेकिन कबीर चुप रहता है। तभी युगो फिर दौड़ता हुआ आता है। वो बताता है कि उन्होंने बंकर के बारे में जानकारी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो जगह किसी भी मैप पर मौजूद ही नहीं है। इसका मतलब साफ है, सोवियत यूनियन नहीं चाहता था कि उनके सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स का कोई सबूत दुनिया को मिले। कैट को याद आता है कि बंकर के गेट पर रूसी भाषा में कुछ लिखा था। वो वही लाइन लिख कर दिखाती है। बाकी सोल्जर्स उसे पढ़ नहीं पाते, लेकिन कबीर आगे आकर उसका मतलब बताता है। कोई भी किसी भी हाल में इस दरवाजे को न खोले। युगो सोच में पड़ जाता है। वो कहता है कि सोवियत यूनियन खत्म हुए तो 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं, फिर वे जीव इतने सालों तक जिंदा कैसे रहे? इस सवाल का जवाब कैट के पास भी नहीं होता। उधर बंकर के अंदर वही एक प्राणी बाकी सभी कंटेनरों को तोड़ता जाता है। रात के अंधेरे में मेन बेस पर सिपाही अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं। तभी दूर से कुछ अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती है। नाइट विजन डिवाइस से झांकते ही उनके होश उड़ जाते हैं। वही रहस्यमयी प्राणी तेजी से उनके कैंप की ओर दौड़ रहे होते हैं। तुरंत पूरे बेस में अलार्म बजा दिया जाता है। हर टेंट और हर पोस्ट पर संदेश पहुंचता है। फिंच बिना देर किए आदेश देता है, जो भी हथियार है सब इस्तेमाल करो। गोलियों की गड़गड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठता है। लेकिन ये प्राणी रुकते नहीं। वे दीवारें पार करते हुए कैंप के अंदर घुस जाते हैं और एक एक करके सोल्जर्स को गिराने लगते हैं। एक जीव डॉक्टर वाले टेंट में घुस जाता है। कैट उसे अकेले रोकने की कोशिश करती है। वो प्राणी अपने लंबे टेंटिकल्स निकालकर उसे जकड़ लेता है। ठीक उसी पल कबीर दौड़कर आता है और किसी धारदार हथियार से उन टेंटिकल्स को काट देता है। कैट बाल बाल बच जाती है। बाहर हालात और बिगड़ते जाते हैं। फिंच के अपने टेंट में भी एक प्राणी घुस आता है। किसी तरह वो उसे मार गिराता है। तभी युगो भागते हुए आता है और बताता है कि पूरा कैंप तबाह हो चुका है। ज्यादातर सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। अब उनके पास छिपने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कैट, कबीर और 2 और सोल्जर्स एक भारी लोहे का बॉक्स ढूंढ लेते हैं। उसी वक्त युगो घायल फिंच को सहारा देकर वहां पहुंचता है। तभी उनके सामने एक और जीव आ जाता है। सब मिलकर गोलियां चलाते हैं। प्राणी वही ढेर हो जाता है। वे सभी जल्दी से उस लोहे के बॉक्स के अंदर घुसकर खुद को बंद कर लेते हैं। अंदर बैठकर युगो कबीर से पूछता है कि क्या उसे इन प्राणियों के बारे में
कुछ पता है। कबीर चुपचाप अपनी कहानी सुनाने लगता है। वो बताता है कि कई साल पहले जब अफगानिस्तान के कुछ हिस्से सोवियत यूनियन के कब्जे में थे, तब गांवों से लोग अचानक गायब होने लगे। सोवियत सैनिक उन्हें अपने साथ ले जाते थे। उन लोगों में कबीर के पिता भी थे। 1990 के आसपास जब सोवियत यूनियन टूट गया, तब कुछ लोग तो बच गए, लेकिन जिन गांव वालों को उठाया गया था उनका कभी कोई पता नहीं चला। न कोई वापस आया, न किसी को मालूम हुआ कि उनके साथ क्या हुआ। सुबह होते ही वे बाहर झांकते हैं। चारों तरफ सन्नाटा होता है। प्राणी जा चुके होते हैं। कैट कहती है कि उनका रेडियो काम नहीं कर रहा और वे बाहर की दुनिया से संपर्क नहीं कर पा रहे, इसलिए पहले उन्हें इन प्राणियों की सच्चाई जाननी होगी। उन्हें पास ही एक मरे हुए जीव का शरीर मिल जाता है। वे उसे लोहे के बॉक्स के पास लाकर जांच शुरू करते हैं। टीम में मौजूद डॉक्टर उसकी जांच करता है और एक चौंकाने वाली बात बताता है। इन प्राणियों में इंसानी डीएनए के कुछ अंश है, लेकिन बाकी शरीर किसी भी जमीनी जीव जैसा नहीं है। डॉक्टर आगे बताता है कि गोलियों से ये लगभग बेअसर रहते हैं, लेकिन सूरज की रोशनी में इनकी ताकत कमजोर पड़ जाती है। शायद इसी वजह से वे रात में हमला करके सुबह होते ही वापस छिपने चले गए। फिंच वो बंकर से मिली ड्राइव चालू करता है। स्क्रीन पर एक पुराना सच खुलता है। जब सोवियत यूनियन का अफगानिस्तान में दबदबा था, उसी दौर में इन रेगिस्तानी इलाकों में एक अजीब एलियन ऑब्जेक्ट आकर क्रैश हुआ था, लेकिन सोवियत यूनियन ने इस घटना को पूरी दुनिया से छुपा लिया था। फिंच अभी वे बात कर ही रहे होते हैं कि सूरज की रोशनी में पड़ा वही घायल प्राणी फिर से उठ खड़ा होता है और सीधा कैट पर झपटता है। सब मिलकर उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं। फिंच आगे बढ़ता है। वो एक ग्रेनेड पकड़ता है और खुद को उसके साथ उड़ा देता है। अब टीम में सिर्फ 7 लोग रह जाते हैं। कबीर को भी आजाद कर दिया जाता है। वे घंटों से रेडियो पर मदद मांगते रहते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वे खुद ही फैसला करते हैं, अब वे दिन में ही बंकर के अंदर जाएंगे और नीचे जाकर सब कुछ उड़ा देंगे। नीचे पहुंचकर वे बम एक एक करके फेंकते हैं। तभी अचानक एक प्राणी युगों को पकड़कर अंधेरे में घसीट ले जाता है। कुछ देर बाद युगो रेडियो पर आवाज देता है। वो बताता है कि उन्होंने उसे मारा नहीं, बल्कि एक कमरे में बंद कर दिया है। युगो कहता है, मिशन पूरा करो, अगर मेरी जान भी जाए तो भी बंकर को उड़ाना। कैट इनकार कर देती है। उसने पहले ही बहुत साथी खो दिए हैं। वो कहती है, हम किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। वो एक नया प्लान बनाती है। डॉक्टर ऊपर गाड़ी के पास रहेगा। कैट और बाकी लोग नीचे जाएंगे। वे गाड़ी से जुड़े एक हुक और प्लेटफॉर्म की मदद से नीचे उतरेंगे। जैसे ही संकेत मिलेगा, डॉक्टर गाड़ी तेजी से चलाकर सबको ऊपर खींच लेगा। सब नीचे उतरते हैं युगों को ढूंढने के लिए। उसी वक्त ऊपर डॉक्टर के रेडियो पर मेन बेस से संदेश आता है, इस इलाके से तुरंत दूर हटो, फाइटर जेट्स रास्ते में हैं। बम गिराने में सिर्फ 20 मिनट लगेंगे। अब घड़ी चल चुकी होती है। नीचे युगो देखता है कि प्राणी मारी गई बॉडीज को खा रहे हैं। वो किसी तरह खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। उधर कैट और बाकी लोग उसे ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं। वे देखते हैं कि मारे गए सोल्जर्स के शरीर ट्यूब से जुड़े हुए हैं और एक अजीब मशीन में डाले गए हैं। ट्यूब्स का पीछा करते हुए वे एक विशाल कंटेनर तक पहुंचते हैं और वहां उन्हें दिखता है सबसे बड़ा प्राणी। उन्हें समझ आ जाता है कि ये एलियन इन सभी बॉडीज का इस्तेमाल करके उस असली एलियन को वापस जिंदा करना चाहते हैं, जो उस क्रैश हुए ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ आया था। और अगर वो असली एलियन फिर से जिंदा हो गया तो वो धरती के साथ क्या करेगा, इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल था। इसी बीच उन्हें सामने से युगो आता हुआ दिखाई देता है। तभी ऊपर मौजूद डॉक्टर रेडियो पर बताता है कि अब उनके पास यहाँ से निकलने के लिए सिर्फ 20 मिनट बचे हैं। सबको तुरंत ऊपर पहुँचना होगा, लेकिन चारों तरफ से एलियन उन्हें घेर चुके होते हैं। वे फायरिंग करते हुए पीछे हटते हैं और भागते हुए एक भारी दरवाजा बंद कर देते हैं ताकि प्राणी उनके पीछे ना आ सके। तभी उनका एक साथी जॉन कहता है कि किसी को यहाँ रुककर दरवाजा रोकना होगा। वो खुद आगे बढ़ जाता है। बाकी लोग आगे निकल जाते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद एलियन दरवाजा तोड़ देते हैं और जॉन वहीं मारा जाता है। आगे बढ़ते हुए पीछे से फिर शोर सुनाई देता है। अब सैली खुद रुक जाती है ताकि बाकी लोग बच सकें। आगे वालों को पता भी नहीं चलता कि वो पीछे छूट गई है। जब वे प्लेटफॉर्म के पास पहुंचते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि सैली नहीं आई। युगो सबको रुकने को कहता है और अकेला ही उसे वापस लेने चला जाता है। उधर ऊपर डॉक्टर, जो उनके इशारे का इंतजार कर रहा होता है, उसे विद्रोही सैनिक घेर लेते हैं। डॉक्टर अकेले ही मशीन गन से लड़ता है। कई लोग गिर जाते हैं, लेकिन अचानक उसकी गन जाम हो जाती है और एक दुश्मन
उसके करीब पहुंच जाता है। नीचे सैली कुछ एलियंस को मार देती है, लेकिन आखिरकार एक बड़ा प्राणी उसे पकड़ लेता है। दूर से यूगो देख लेता है कि अब वो बच नहीं पाएगी। मजबूरी में वह उस प्राणी पर बम फेंक देता है और अकेला ही वापस भागता है। ऊपर डॉक्टर किसी तरह दुश्मन को गिराकर प्लेटफॉर्म खींचना शुरू करता है, लेकिन वजन ज्यादा होने से उनकी गाड़ी आगे सरकने लगती है। उसी वक्त उस पर गोलियां भी चल रही होती है। डॉक्टर गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं होता और उसे पीछे हटना पड़ता है। नीचे प्लेटफॉर्म पर केट और बाकी लोग एलियन से जूझ रहे होते हैं। तभी उन्हें समझ आता है कि गाड़ी उनके ऊपर गिरने वाली है। केट को बचाने के लिए कबीर उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। अगले ही पल गाड़ी एलियंस और कबीर दोनों के ऊपर गिर जाती है। सब वही खत्म हो जाते हैं। अब सिर्फ केट बचती है। उसी समय यूगो भी बाहर निकल आता है और बताता है कि सैली भी मर चुकी है। बाहर विद्रोही डॉक्टर को पकड़ लेते हैं और उसे बांध देते हैं। वे उसका वीडियो बनाते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी केट और यूगो वहां पहुंच जाते हैं और सबको ढेर कर देते हैं। अब समय लगभग खत्म हो चुका होता है। वे जल्दी से उन्हीं विद्रोहियों की गाड़ी लेते हैं और बंकर से दूर भागते हैं। आसमान में आर्मी जेट्स पहुंच चुके होते हैं। कुछ ही सेकंड बाद एक विशाल बंकर बस्टर बम नीचे गिरता है। तीनों बचे हुए लोग दूर से देखते हैं कि पूरा बंकर आग में जलकर खत्म हो जाते हैं और इसी उम्मीद भरे अंत के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है।